नमस्कार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार विषय के अंतर्गत राजनीतिक दलों का अध्ययन करने के उपरांत अब हम दबाव समूह के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। राजनीतिक दलों के समान ही कार्यरत और सक्रिय राजनीति में एक अन्य इकाई जिसे हम दबाव समूह के नाम से जाते हैं, प्रत्यक्षतः बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप में देखने में आती है। दबाव समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से निर्मित गैर सरकारी समूह या संगठन होते हैं। मायरॉन वीनर के अनुसार हित या दबाव समूह, इन्हें हित समूहों के नाम से भी जाना जाता है। तो हित समूह या दबाव समूहों से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे समूहों से होता है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्ति, विधि निर्माण और सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जैसा कि हमने राजनीतिक दलों के संदर्भ में देखा था, उनके अर्थ के संदर्भ में, कि राजनीतिक दल चाहे आकार की दृष्टि से छोटा है या बड़ा है या किसी भी स्तर पर कार्यरत है, प्रत्येक राजनीतिक दल का लक्ष्य चुनाव लड़ना और सरकार का गठन करना होता है, या अगर सरकार का गठन नहीं कर पाए तो सरकार को नियंत्रित करना होता है। लेकिन दबाव समूह जो हैं वो एक प्रकार से गैर सरकारी समूह हैं, जो जिनका लक्ष्य सरकार बनाना नहीं है, लेकिन ये हित समूह या दबाव समूह सरकार को अपने हितों के अनुसार सकारात्मक रूप में प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने लाभ की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधि निर्माण और सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। अपने मनोनुकूल अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए दबाव का कार्य करते हैं। दबाव समूह के यदि हम प्रारंभिक लक्षण देखें तो इन लक्षणों में सबसे पहला है कि दबाव, जैसे राजनीतिक दल के लिए हमने कहा था कि राष्ट्रीय हित से संबंधित नीति पर कार्यरत होते हैं। दबाव समूह जो हैं वो बहुत सीमित और विशिष्ट प्रकार के हितों के लिए कार्य करते हैं। राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करना दबाव समूहों का लक्ष्य नहीं होता। ये सिर्फ विशेष प्रकार के, यानी जैसे ट्रेड यूनियंस हैं वो सिर्फ मजदूरों के हित के लिए काम करेंगी, इसी प्रकार शिक्षक संघ है वो सिर्फ टीचर्स के हित के लिए कार्य करेगा, या कोई किसानों का संगठन है वो सिर्फ कृषकों के लिए कार्य करेगा। इस प्रकार से सीमित और बहुत विशेष प्रकार के हित के आधार पर इन दबाव समूहों का गठन होता है। और दबाव समूह औपचारिक और अनौपचारिक किसी भी रूप में गठित बन सकते हैं। जैसे राजनीतिक दल जो है उनका गठन औपचारिक होता है, संगठन उनका एक मुख्य लक्षण होता है, लेकिन दबाव समूह औपचारिक और अनौपचारिक किसी भी रूप में बनाए जा सकते हैं या गठित हो सकते हैं। दबाव समूह का लक्ष्य राजनीतिक नहीं होता बल्कि गैर राजनीतिक होता है। इसलिए ये जो संगठन है दबाव समूहों का, ये संगठन एक प्रकार से गैर राजनीतिक संगठन कहलाता है, जो कभी व्यक्तिगत हित के लिए, कभी व्यवसाय के हित के लिए या क्षेत्रीय हित के लिए या और किसी सीमित रूप में सीमित लक्ष्य और हित के आधार पर विशिष्ट हित के लिए कार्य करते हैं। इसलिए ये संगठन राजनीतिक संगठन नहीं है बल्कि गैर राजनीतिक संगठन है। साथ ही साथ जैसे राजनीतिक दलों के संदर्भ में हमने देखा था कि राजनीतिक दल हमेशा संवैधानिक साधनों का प्रयोग करके ही अपनी जो कार्य पद्धति है उसका संचालन करते हैं। लेकिन दबाव समूह जो हैं वो संवैधानिक या असंवैधानिक किसी भी प्रकार से अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब येन केन प्रकारेण लक्ष्य की सिद्धि हो जानी चाहिए, ये दबाव समूह का लक्ष्य होता है। साधनों के प्रति दबाव समूह बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते।
इसी प्रकार दबाव समूह जो हैं वो सीमित और सर्वव्यापक किसी भी आधार पर सदस्यता का निर्धारण करते हैं। जैसे अखिल भारतीय आधार पर या अखिल राष्ट्रीय आधार पर अगर कोई संगठन बनता है तो उसकी सदस्यता व्यापक हो सकती है। क्षेत्रीय आधार पर या और सीमित आधार पर अगर दबाव समूह का गठन होता है तो उसकी सदस्यता सीमित भी हो सकती है। तो सीमित और सर्वव्यापी सदस्यता का आधार जो है वो भी दबाव समूहों में ओपन खुला रहता है। ये इस पर निर्भर करता है कि ये दबाव समूह किस स्तर के किस प्रकार के हितों का संकलन करके या किस प्रकार के हितों की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार राजनीतिक दल जो हैं वो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, लेकिन दबाव समूह राजनीति में परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ये अपने हितों को पूरा करवाने के लिए, इन हितों को संरक्षित करवाने के लिए, हितों की पूर्ति के लिए अपने अनुकूल प्रशासन और कर्मचारियों अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए राजनीति में पीछे से या परोक्ष रूप में कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में राजनीति दबाव समूहों के लिए कार्यक्षेत्र नहीं होती। दबाव समूह सरकार बनाने की इच्छा से प्रेरित नहीं होते। सरकार का गठन करना दबाव समूहों का लक्ष्य नहीं है। दबाव समूह सरकार पर आधिपत्य की इच्छा नहीं रखते, लेकिन सरकार को अपने हितों के अनुसार प्रभावित करने या उसे मोड़ने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। सरकार बनाना दबाव समूह का लक्ष्य नहीं है, लेकिन सरकार को अपने पक्ष में कार्य करने के लिए मजबूर करना, प्रेरित करना, ये दबाव समूह का कार्य या लक्ष्य होता है। दबाव समूह का जो कार्यकाल है वो भी अनिश्चित होता है, क्योंकि दबाव समूह एक विशिष्ट हित की पूर्ति के लिए गठित होते हैं और उसी विशिष्ट हित की पूर्ति के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। जब वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, उस हित की पूर्ति पूर्ण हो जाती है, तो दबाव समूह भंग भी हो जाते हैं। तो दबाव समूह का जो कार्यकाल है वो उनके लक्ष्य प्राप्ति के काल तक सीमित रहता है। जैसे ही उनका लक्ष्य पूर्ण होता है वैसे ही वो दबाव समूह समाप्त भी हो सकता है। राजनीति में दबाव समूहों का एक दबाव समूहों की जो सक्रियता है, उस सक्रियता के संदर्भ को अगर हम देखें तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि दबाव समूहों का राजनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त महत्व है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के रूप में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रत्यक्ष करने के आधार के रूप में दबाव समूह जो हैं वो पहचाने जाते हैं। लोकतंत्र में जैसे वाक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, आलोचना, प्रत्यालोचना एक बहुत सहज प्रक्रिया मानी जाती है। समस्त हितों की पूर्ति होना चाहिए, पूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए, ये लोकतंत्र का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति में या इस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में दबाव समूह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह अपना लक्ष्य पूरा करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के डाटाज इकट्ठे करते हैं, आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करते हैं, और इनके द्वारा एकत्रित ये आंकड़े और सूचनाएं जो हैं वो एक प्रकार से शासन के लिए भी सूचना संग्रह का कार्य करता है। तो एक बहुत सही और सटीक प्रकार के रिकॉर्ड और आंकड़े सूचनाओं के रूप में इन दबाव समूहों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जो प्रशासकीय कार्यों के लिए भी बहुत लाभकारी माने जाते हैं। इसी प्रकार शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में भी दबाव समूहों को जाना जाता है। तो इसलिए निरंकुशता की या शक्ति के मनमाने प्रयोग की एक जो प्रवृत्ति सामान्यतः शक्ति के साथ या सरकार के साथ देखी जाती है, उस पर अंकुश या नियंत्रण का कार्य भी
शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का कार्य भी दबाव समूहों के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार दबाव समूह इस आलोचना प्रत्यालोचना की नीति के माध्यम से सरकार की निरंकुशता को कम करने में सहायक माना जाता है। समाज और शासन में एक प्रकार का विशेष सामंजस्य अनुकूलता के रूप में दबाव समूह जो है वो कायम करते हैं। व्यक्ति और सरकार के मध्य भी संचार कायम करने के रूप में या संपर्क कायम करने के रूप में भी एक मध्यस्थ इकाई के रूप में दबाव समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दबाव समूह एक प्रकार से विधान मंडल के पीछे छाया विधान मंडल के रूप में काम करते हैं, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का आधार है। क्षेत्रीय हितों से की पूर्ति से संबंधित जो कार्य है, इस कार्य में दबाव समूहों की भूमिका बहुत विशेष और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दबाव समूह एक प्रकार से लोकतंत्र के सहायक स्तंभ के रूप में, आधार के रूप में जनता, समाज और सरकार के मध्य एक संपर्क सूत्र के रूप में मध्यस्थ की भूमिका बहुत सक्रिय रूप में निभाते हैं। लेकिन इन जैसा हम अगर देखें तो इससे पहले वार्ता में राजनीतिक दलों के जो कार्य और उनकी जो हमने भूमिका का अवलोकन किया, उसमें ये बात स्पष्ट थी कि राजनीतिक दल जो हैं वो सरकार बनाते हैं, सरकार को नियंत्रित करते हैं या जनता को राजनीतिक शिक्षण प्रदान करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी, राजनीतिक कार्यों में भी राजनीतिक दल इन्वॉल्व होते हैं। तो वे ही लगभग भूमिकाएं दबाव समूह की दिखाई पड़ती हैं। लेकिन फिर भी हमें हमेशा ये स्मरण रखना होगा कि राजनीति में राजनीतिक दल और दबाव समूह समान प्रतीत होने के उपरांत भी समान नहीं है, बल्कि ये पृथक पृथक भूमिका रखते हैं। दल और दबाव समूह के बीच यदि हम अंतर देखें तो पहला अंतर शासन सत्ता के प्रसंग में आता है। राजनीतिक दलों का लक्ष्य चुनाव लड़कर सरकार का गठन करना होता है, चाहे वो छोटा राजनीतिक दल है चाहे बड़ा राजनीतिक दल है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव के माध्यम से सत्ता पर अपना नियंत्रण कायम करना चाहता है, ये उनका लक्ष्य होता है। लेकिन किसी भी दबाव समूह का लक्ष्य सरकार का निर्माण करना या शासन के रूप में अपने आप को स्थापित करना बिल्कुल नहीं होता। ये सरकार को अपने हितों के अनुसार प्रभावित करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन सरकार बनाना दबाव समूह का लक्ष्य नहीं है। दूसरा, उद्देश्य और कार्यक्रम के आधार पर यदि हम देखें तो राजनीतिक दल क्योंकि राष्ट्रीय नीति को लेकर के कार्य करते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों का उद्देश्य और उनका कार्यक्रम जो है वो बहुत विस्तृत होता है। लेकिन दबाव समूह क्योंकि बहुत सीमित और विशिष्ट हित लेकर चलते हैं, इसलिए उनका लक्ष्य दल के तुलना में बहुत सीमित होता है। स्वरूप और आकार संबंधी अंतर भी यदि हम देखें तो दबाव समूहों का आकार छोटा होता है, राजनीतिक दलों का आकार बड़ा हो सकता है, क्योंकि इनका आधार राष्ट्रीय होता है और दबाव समूह जो है वो या तो व्यवसाय के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर या जाति के आधार पर या आर्थिक आधार पर, इस प्रकार सीमित और विशेष लक्ष्य के आधार पर गठित होते हैं। संगठन संबंधी अंतर भी है। दल संगठित होते हैं, असंगठित नहीं होते, और दबाव समूह संगठित भी हो सकते हैं और असंगठित भी हो सकते हैं। दल संगठित होते हैं तो दल की नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम, उनका लक्ष्य, उनकी सदस्यता सब कुछ घोषणात्मक आधार पर कानूनी और वैधानिक रीति से निश्चित होती है। जबकि दबाव समूह जो है ये संगठित असंगठित किसी भी रूप में अपने लक्ष्य की पूर्ति और प्राप्ति कर सकते हैं। साधन संबंधी अंतर भी दोनों इकाइयों में देखा जाता है। राजनीतिक दल अनिवार्य रूप में सिर्फ संवैधानिक और वैधानिक साधनों के माध्यम से अपने लक्ष्य पूर्ति की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, जबकि दबाव समूह जो हैं या हित समूह जो हैं वो
वैधानिक गैर वैधानिक किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके सरकार पर अपना दबाव बनाकर अपने हित की पूर्ति और प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। सदस्यता संबंधी अंतर भी है। राजनीतिक दलों में एक दल एक व्यक्ति जो है वो एट ए टाइम एक ही दल की सदस्यता ग्रहण, राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। लेकिन एक ही व्यक्ति एक ही समय में अनेक दबाव समूहों की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अगर व्यक्ति एक समय में अपने अनेक हितों की पूर्ति करना चाहता है, आर्थिक की भी, व्यावसायिक की भी, या और अपने क्षेत्र से संबंधित हित की भी, तो वो अलग अलग रूप में सभी एक ही समय में अलग अलग दबाव समूहों की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। लेकिन राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समय में एक ही दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। राजनीतिक दल जो हैं वो विधान मंडल में कार्य करते हैं, सरकार में कार्य करते हैं, और दबाव समूह जो हैं वो विधान मंडल के बाहर सरकार की गैर सरकारी इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो ये दोनों दबाव समूह और राजनीतिक दलों में एक मूलभूत अंतर है कि दोनों समान लगने के उपरांत भी वस्तुतः समान नहीं है। इनमें बहुत बेसिक डिफरेंस दोनों इकाइयों के गठन में, उनके लक्ष्य में, उनके कार्य करने के तौर तरीकों में, उनके साधनों में पर्याप्त अंतर देखा जाता है। दबाव समूह का यदि हम वर्गीकरण करना चाहें तो ये संस्थानात्मक भी हो सकते हैं, समुदाय के आधार पर भी हो सकते हैं, व्यवसाय, सरकारी सदस्य, श्रमिक संगठन आदि, तो समुदाय के आधार पर भी। असमुदायक भी हो सकते हैं, जैसे धर्म, जाति या अन्य परंपरागत आधार पर निर्मित जो दबाव समूह है वो भी इसमें। इसी प्रकार अनियमित भी हो सकते हैं, प्रदर्शनात्मक भी हो सकते हैं। ये वस्तुतः दबाव समूहों के गठन के आधार के रूप में जो कारण मौजूद हैं, उन कारणों से ये निश्चित होता है कि दबाव समूहों का स्वरूप किस तरह से अभिव्यक्त होगा। संस्थानात्मक होगा या समुदायात्मक होगा या असमुदायात्मक होगा, या परंपरागत आधार पर होगा या धर्म के आधार पर होगा, या प्रदर्शनकारी होंगे या अनियमित रूप से गठित होंगे। इनका निर्धारण वस्तुतः जिस समय, जिन परिस्थितियों में, जिस आवश्यकता को ध्यान में रखकर दबाव समूह का गठन किया जाता है, उसी से निश्चित होता है कि इनका स्वरूप किस तरह से सामने आएगा। दबाव समूहों के कार्य करने के जो साधन हैं, उनमें प्रचार प्रसार करना, आंकड़े प्रकाशित करना, और उन जो डाटाज हैं, सूचनाएं हैं, उनके माध्यम से सरकार को कोई विशेष कार्य करने या न करने के लिए मजबूर कर देना। इसी प्रकार समय समय पर गोष्ठियां करना, इन मीटिंग्स में और गोष्ठियों में परस्पर विचार विनिमय के आधार पर और भाषण उद्बोधन के आधार पर अपनी बात को सशक्त तरीके से प्रस्तुत करना। इसी प्रकार लॉबिंग का मतलब है कि जहाँ पे सरकारी तंत्र निर्णय निर्माण की प्रक्रिया निर्धारित करता है, उसके बाहर एक प्रभावकारी दबाव के रूप में ये दबाव समूह के सदस्य सरकार के उस निर्णय तंत्र को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। तो व्यवस्थापिका की जो नीति निर्माण की प्रक्रिया जहाँ शुरू होती है, जहाँ निर्णय की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस स्थान के इर्द गिर्द अपने दबावकारी प्रभाव का प्रयोग करके लॉबिंग का कार्य जो है वो दबाव समूह करते हैं, ताकि सरकार को निर्णय निर्माण के प्रत्येक स्तर पर ये आभास रहे कि हमें किस हित समूह के लिए किस प्रकार से कार्य या निर्णय लेना है। इसी प्रकार, क्योंकि जैसा हमने देखा कि साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार की नीति का प्रयोग दबाव समूह कर सकते हैं, इसलिए प्रलोभन देना, लालच देना, रिश्वत, बेईमानी, यहाँ तक कि प्रदर्शन करना, धरना देना, हड़तालें करना, इस प्रकार के कार्यों में भी दबाव समूह जो हैं वो अपने आप को सक्रिय कर सकते हैं। इसी प्रकार सरकार बनाना दबाव समूह का लक्ष्य नहीं होता, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में ये दबाव समूह
किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को इस उद्देश्य से सहयोग करते हैं, उनको लाभ प्रदान करने की चेष्टा करते हैं, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हैं कि यदि ये सदस्य विजयी हो जाता है तो चयनित होने के उपरांत सरकार के गठन में इन दबाव समूहों के हित का ध्यान रखेगा। इस उद्देश्य से संसद सदस्यों के मनोनयन में या सरकार के सदस्यों के चुनाव में, जनप्रतिनिधियों के चुनाव में दबाव समूह अपने हित को ध्यान में रखकर किसी सदस्य के प्रचार और प्रसार या अन्य प्रकार से उसका सहयोग करके अपने हित को सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी आवश्यक होने पर ये दबाव समूह न्यायपालिका की शरण भी ले सकते हैं और इस प्रकार हर तौर तरीका अपनाकर, हर साधन का प्रयोग करके दबाव समूह पूर्णतः अपने विशिष्ट हित की पूर्ति के लिए भरसक कोशिश करते हैं। दबाव समूह किस प्रकार से अपने आप को सशक्त रूप में या कमजोर रूप में या कैसे प्रत्यक्ष कर पाएंगे, ये इसको निर्धारित करने वाले कुछ तत्व हैं, निर्धारक तत्व, जिन्हें हम दबाव समूह के निर्धारक तत्व कहते हैं। उनका यदि हम अवलोकन करें तो सबसे पहला दबाव समूहों के स्वरूप को निर्धारित करने वाला तत्व है शासन व्यवस्था का स्वरूप। यदि शासन व्यवस्था ओपन है, लोकतांत्रिक है, उदारवादी है, तो दबाव समूहों की भूमिका बहुत प्रोमिनेंट होती है, प्रखर होती है, उनका स्वरूप अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन यदि शासन व्यवस्था का स्वरूप एक प्रकार से लॉक्ड है, सीमित है, निरंकुशतावादी है या अधिनायकवादी है या एक दलीय है या किसी एक विशेष प्रकार की विचारधारा मात्र से संचालित होने वाला है, तो वहाँ दबाव समूहों की भूमिका में सक्रियता नहीं होती या उनका जो कहना चाहिए अभिव्यक्ति है वो इतनी ज़्यादा प्रखर नहीं होती। इसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है। यदि राजनीतिक संस्कृति में ग्राह्यता ज़्यादा है, ग्रहण करने की क्षमता अधिक है, तो दबाव समूहों की भूमिका नकारात्मक नहीं होती। लेकिन यदि राजनीतिक संस्कृति में एक प्रकार से उदासीनता अधिक है या हम ये कहें कि निष्क्रियता अधिक है या राजनीतिक संस्कृति में आलोचना का तत्व अधिक हावी है, तो दबाव समूहों की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा सटीक या सकारात्मक नहीं होती। इसी प्रकार समाज की स्थिति क्या है, राजनीतिक दलों की भूमिका और उनकी स्थिति कैसी है, राजनीतिक दल क्या इतना गैप छोड़ते हैं प्रक्रिया और व्यवस्था में कि उसमें दबाव समूहों को प्रविष्ट होकर और अपनी नीति रीति के अनुसार कार्य करने का अवसर मिले, या राजनीतिक दल वो गैप छोड़ते ही नहीं है कि जिसमें दबाव समूहों की कार्य भूमिका निर्धारित हो। सारे वे कार्य जो दबाव समूहों को करने चाहिए यदि राजनीतिक दल उसकी पूर्ति कर देते हैं तो दबाव समूहों की उपस्थिति का और उसकी सक्रियता का कोई आधार नहीं बनता। तो राजनीतिक दलों की स्थिति, उनकी भूमिका, राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक स्थिति और साथ ही साथ शासन का स्वरूप कैसा है, इसके अतिरिक्त दबाव समूहों का काल, उनका स्वरूप, उनकी कार्यविधि, कार्य संचालन किस प्रकार का, इस पे भी ये निर्भर करता है कि शासन का पक्ष जो है वो दबाव समूहों को कितनी उदारता से कंसिडर करेगा या किस प्रकार से उनको नियंत्रित करेगा या किस प्रकार से उनको अपने आप को और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देगा। तो ये ऐसे कारक हैं जिनसे सम्मिलित रूप में ये सुनिश्चित होता है कि दबाव समूहों की भूमिका का रूप किस प्रकार का होने वाला है। हालांकि दबाव समूह के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि दबाव समूह जो हैं वो एक प्रकार से लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में या लोकतंत्र के एक कारक के रूप में समाज को, राज्य को लाभान्वित करने वाली एक इकाई है, गैर सरकारी इकाई है। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। जिस तरह से विशिष्ट हित की पूर्ति मात्र से दबाव समूह अपने आप को जोड़ते हैं, लोकतंत्र के नज़रिए से ये बात लोकतंत्र के पक्ष में नहीं जाती बल्कि अलोकतांत्रिक कहलाती है।
अपने इन विशिष्ट हितों की पूर्ति प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद का जो प्रयोग दबाव समूह करते हैं, ये एक प्रकार से संकीर्णता का प्रतीक है और सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करके अपने विशिष्ट और व्यक्तिगत हितों की पूर्ति प्राप्ति के लिए ये समुदाय जिस प्रकार से कार्यरत रहते हैं, जिस प्रकार के साधन अपनाते हैं, ये एक प्रकार से भ्रष्ट आचरण के द्योतक बन जाते हैं। इसलिए दबाव समूह राष्ट्रवादी भावना के आधार पर यदि हम देखें तो दबाव समूहों का दायरा जो है वो बहुत सीमित है। इनकी जो कार्यविधि है वो बहुत पक्षपात वाली है, बहुत सीमित प्रकार की है और इसलिए राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में दबाव समूहों की गतिविधियां जो है वो बाधक हो सकती हैं। ये ऐसे दोष हैं जिनको ध्यान में रखकर यदि दबाव समूह कार्य करें तो दबाव समूहों का स्वतंत्र अस्तित्व खतरे में पड़ता है और यदि इन दोषों के साथ दबाव समूह कार्य करते हैं तो दबाव समूह जो हैं वो एक प्रकार से राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीयता की नीति में बाधक हो सकते हैं। मानवीय मूल्यों के लिए उनके प्रयास जो हैं वो घातक हो सकते हैं। राजनीति की श्रेष्ठता के मापदंड के नज़रिए से देखें तो दबाव समूह घातक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दोष युक्त होने पर उन दोषों को पहचानने के उपरांत ये गुंजाइश सदैव प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक इकाई में रहती है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करके उन दोषों के दायरे को सीमित कर सकते हैं और कोशिश करने पर उनसे मुक्त भी हो सकते हैं। दबाव समूह यदि सीमित विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते भी हैं तो उनका नज़रिया यदि उदार होगा तो विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए नकारात्मक प्रकार के कार्य ही करने हैं, इस प्रकार की अनिवार्यता से वो अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। धन्यवाद।